خواتین حضرات، लाउड स्पीकर का आज का वीलॉग हमारे पिछले वीलॉग की कंटिन्यूएशन या पार्ट 2 है। अगर आपको याद हो, और आप में से बहुत से लोगों को याद होगा क्योंकि बहुत ही अच्छा ऑडियंस हैं आप बड़े तवातुर और तसलसल के साथ मेरे तमाम वीलॉग देखते हैं और फिर आपका फीडबैक मुझे बराबर मिलता रहता है। पिछले वीलॉग में हमने जिक्र किया था कि संग बुनियाद लॉलीवुड का कैसे पड़ा, यानी कि लाहौर शहर एक फिल्मी मरकज बरे सगीर का कैसे बना, पहली फिल्म कौन सी बनी और उस फिल्म की हीरोइन कौन थी। और ये मैंने इसलिए किया क्योंकि कुछ हफ्ते पहले मैंने बॉम्बे यानी कि बॉलीवुड की पहली हीरोइन का तस्करा किया तो बहुत सारे मुहब्बे वतनों का जिक्र था और उनका असरार था कि आप लाहौर की पहली उस परिवश का भी बताइए जो कि हमारी फिल्मी हीरोइन बनी। आप लोगों को याद होगा मैंने जिक्र किया था कि इनका नाम विलायत बेगम था और जिस फिल्म में ये जलवागर हुई थी, जो लाहौर की एक्चुअली पहली फिल्म थी, पहली फीचर लेंथ फिल्म थी जो यहाँ बनी, उसका नाम था आज की बेटियां या डॉटर्स ऑफ टुडे। ख़वातीन हज़रात, आज मैंने उसी का तसलसल आपको करना है। मैंने आखिरी बात आपको ये बताई थी कि जब ये फिल्म देखने के बाद विलायत बेगम वापस अपने घर में पहुंची जो कि हमारे बाजार हुस्न में वाक़या था, तो उनकी वालिदा ने उनको आड़े हाथों लिया कि आइंदा तुमने कभी किसी फिल्म में काम नहीं करना। अरे अगर दवन्नी दे दे कर लोग तुम्हारा जलवा एक बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे तो हमारे कोठे की राह कौन लेगा? कौन यहाँ आके हमारे बाला खाने की रौनक को बढ़ाएगा और बेदरेग यहाँ तुम्हारी अदाओं पे अपनी कमाई और आमदनी खर्च करेगा? भाई हम ये नहीं चाहते। हम बाला खानों की चीज हैं खवास के लिए, हम मंडवे की चीज नहीं बनना चाहते अवाम के लिए। लिहाजा इसी वजह से इस एक फिल्म के बाद किसी और फिल्म में विलायत बेगम हमें नजर नहीं आई और ये उनकी अकलौती फिल्म साबित हुई जिसका नाम मैंने आपको बताया है डॉटर्स ऑफ टुडे था। मगर इस फिल्म के आते ही लाहौर बाकायदा एक फिल्म सेंटर बन गया और पै दर पै लोगों ने बहुत सारी खामोश फिल्में बनानी शुरू की। इसमें एक नाम जो बहुत आगे और मुमताज हमें नजर आता है वो अब्दुल रशीद कारदार साहब का है, जो कि उस जमाने के अंदर बहुत सारे ख्वाब अपनी आंखों में सजाए रहते थे और अपनी मेहनत के साथ उन्होंने बहुत सारे अपने ख्वाबों की ताबीर भी और सुनहरी ताबीर हासिल की। मैं अर्ज करूं कि 1928 में जब डॉटर्स ऑफ टुडे रिलीज हुई तो बहुत सारे लोगों ने फिर खामोश फिल्में बनाई। उन खामोश फिल्मों के नाम भी बड़े अजीब होते थे, मसलन आवारा रक्कासा या वॉन्डरिंग डांसर, ब्रेव हार्ट, गदड़िया सुल्तान, खूनी कटार, द गोल्डन डेगर, सरफरोश और न जाने और कौन कौन सी फीचर लेंथ फिल्में बननी शुरू हुई। और इसमें बाकायदा लाहौर में एक जमात पैदा हो गई फिल्म आर्टिस्ट की जिसमें ज्यादातर मर्द थे। तकरीबन हर फिल्म के लिए एक नई लड़की का इंतखाब किया जाता था एंड देवर वेरियस सोर्सेज। एक फिल्म के अंदर मुझे अच्छी तरह पता है कि कारदार साहब ने बनाई तो उसके लिए एक अमेरिकन एक्ट्रेस को बुलाया गया बॉम्बे से जिनका नाम था आयरिस क्रॉफर्ड। उसके अलावा हमारे बाजार हुस्न से ही एक और अदाकारा को लिया गया एक और फिल्म के लिए और उन खातून का नाम था गुलजार बेगम। इसी तरह एक बहुत उस जमाने की मुमताज अदाकारा थी, ताल्लुक उनका भी बाजार से था, मगर उन्होंने अपनी असल जात को अपने नाम का हिस्सा बनाया हुआ था। नाम तो उनका इनायत बेगम था, मगर उनको इनायती सुनियारी के नाम से याद किया जाता था और पुकारा जाता था। इनायती बुनियादी तौर पे जरगरों की बेटी थी जो एक नाकाम मुआशिके की वजह से लुट पुट के लाहौर के बाजार हुस्न में आ बसी। जिस आशिक ने वरगला के उन्हें अपने घर से भगाया था वो उनके जेवरों का पूरा पोटला लेकर लाहौर रेलवे स्टेशन पे आके गायब हो गया। और उसके बाद एक तनहा नौजवान लड़की जो अपने तई दुल्हन बनी बैठी थी, उसका एक ही ठिकाना था और वो था बाजार हुस्न। वैसे भी बाजार हुस्न में हर तवाइफ पैदा नहीं होती, बहुत सी खवातीन ऐसी भी आती हैं जो नाकाम मुआशिकों का नतीजा होती हैं। बहुत सारी खवातीन घरों से भागी हुई होती हैं। बहुत सारी खवातीन बुर्दा फरोशों और अगवाकारों का काम होता है जो उनको ले आके यहाँ बेच देते हैं। बहरतौर इनायती ने अपनी जात को हमेशा याद रखवाने के लिए अपने साथ अपने बाप के पेशे का नाम लगाए रखा और खुद को इनायती सुनियारी कहलाती थी। खवातीन हज़रात,
इनायती सुनियारी ने न सिर्फ एक अदाकारी में अपना नाम पैदा किया, बल्कि इनकी जो बेटी थी वो भी अपने वक्त की एक बेइंतहा हसीन खातून थी, और उन्होंने भी फिल्मों में अदाकारी की, खास तौर पे उन फिल्मों में जिनको फिर आवाज मिल गई थी, यानी कि नाटक फिल्मों में जिनके पास नुत्क था, यानी कि आवाज थी, जिन्हें हम टॉकीज भी कहते हैं। ख्वातीन हज़रात, आप में से शायद बहुत कम लोग ये जानते हों कि इनायती सुनियारी की बेटी का नाम अलमास बेगम था, और अलमास बेगम के बारे में शायद आप लोग और बहुत कम जानते हों कि, और अगर मैं ये कहूँ, और ये बात मेरी चूंकि उनसे मुलाकात भी हो चुकी है, और ये बात मुझे उन्होंने खुद बताई है अलमास बेगम ने, कि उनकी शादी फिर बाद में एक साहब से हो गई जिनका नाम था सईद अहमद साहब, और सईद अहमद साहब की पहली बेगम में से जो उनकी बेटी थी, उनकी शादी हमारे मशहूर क्रिकेटर फजल अहमद साहब से हुई। जी हाँ, वही फजल साहब जो बेनतहा हसीन थे, जिनकी करंजी आंखें थीं और जिनको ओवल का हीरो कहा जाता था। यूं इनायती सुनियारी की बेटी बीबी अलमास बेगम फजल साहब की सौतेली सास थीं, और यावर सईद साहब जिनका ताल्लुक बहुत देर तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रहा है, ये उनकी भी सौतेली वालिदा थीं। अब ये हयात नहीं है, मगर किस कदर नफीस, किस कदर एक खास मशहूर कुन शख्सियत की हामिल ये खातून थी, मैं बयान नहीं कर सकता। मलिका तरन्नुम नूरजहां साहिबा और मलिका पुखराज साहिबा को इनसे एक खास उन्स था। ये दोनों की दोस्त थीं और दोनों की कॉन्फिडेंट भी, और मैंने हमेशा इनके बारे में उन्हें अच्छे अल्फाज में याद करते देखा। मैडम नूरजहां तो इन्हें अक्सर आपी जी कहती थीं, यानी कि बड़ी बहन के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और मेरे ख्याल में आपी जी मैडम बहुत कम लोगों को कहेंगी, इसलिए कि एक तो मैडम अपने वक्त में इतनी बड़ी थीं कि वो सबसे बड़ी लगती थीं, और उसके अलावा वो एहतराम सिर्फ उसका करती थीं जो काबिल एहतराम और काबिल इज्जत हो। बहरतौर हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ उन हीरोइंस का जो खामोश फिल्मों के अंदर जलवागर हुई, और बरसबील तस्करा बीबी अलमास बेगम का जिक्र आपके सामने आ गया। ख़वातीन व हज़रात, अब आज का जो मौजू है वो ये है कि पंजाब के इस इलाके में, जिसे हम लाहौर कहते हैं, जो अनडिवाइडेड इंडिया का एक फिल्म सेंटर बन चुका था डॉटर्स ऑफ टुडे के बाद, उसने अपनी पहली बोलती फिल्म यानी कि पहली टॉकी कब बनाई, और वो कौन तत्ताला आलम थी जिसे इस फिल्म में हीरोइन के तौर पे पेश किया गया, और हीरोइन भी ऐसी जो तेज तेज मुकालमे बोलती थी, जज्बात से भरे हुए, और उसके अलावा गीत भी गाती थी, इसलिए कि तब तक प्लेबैक का कोई रिवाज नहीं था। हमारे तमाम स्टार्स जो थे उनके अंदर दो खूबियां ढूंढी जाती थी, वो अदाकारी कितनी अच्छी करते हैं और वो गुलकारी कितनी अच्छी करते हैं, इसलिए कि गाते हुए डायरेक्ट फिल्म के फीते के ऊपर गीत रिकॉर्ड होता था, कैमरे की आंख बचा के ऑर्केस्ट्रा बैठा होता था, माइक ऊपर लगा होता था, अदाकार खुद अपनी आवाज में गाते थे, और यूं गाना डायरेक्टली रिकॉर्ड हो जाता था। यानी कि ये दौर वो था जो कि सिंगिंग स्टार्स का था, अभी तक प्लेबैक सिंगर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो बहरतौर कहने का मतलब ये था कि जो पहले स्टार्स थे, जो पहली हीरोइन थी खास तौर पे, अब वो हीरोइन ही क्या होगी जो बोलेगी तो सही मगर गाएगी नहीं, जिससे तकल्लुम तो मिल गया मगर तरन्नुम नहीं मिलेगा। अब ये दोनों चीजें यकजा होंगी तो हीरोइन के जात में वो जादू पैदा होगा जो हम हीरोइन से मंसूब करते हैं। ख़वातीन हज़रात, अब अर्ज ये करनी है कि एक इनकलाब जो बरे सगीर में आया है फिल्मों के रियायत से, वो 14 जून 1931 में आया। ये वो दिन है जिस दिन बरे सगीर की पहली बोलती फिल्म रिलीज हुई, और ये फिल्म बनाई थी इंपीरियल फिल्म कंपनी में, जिसके रूह रवां एक पारसी थे और उनका नाम था अर्दशेर ईरानी। अशेर ईरानी एक बहुत मशहूर आदमी है, उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, मगर आज मैं अपनी तवज्जो दरअसल उनकी पहली फिल्म की तरफ रखूंगा। आलमारा एक ऐसी कहानी थी जिसमें किस्सा गोई का लुत्फ भी था, बादशाह भी थे, बंजारे भी थे, वगैरह वगैरह। ख़वातीन और हज़रात, इस फिल्म ने तमाम बाकी फिल्मों को पीछे छोड़ के सबसे पहले अपना नाम तारीख में रकम किया एज द फर्स्ट टॉकी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और ये ऐसा एजाज है
کہ جو اس فلم کے علاوہ اور کوئی نہ لے سکی، حالانکہ اس کے چند دن بعد ہی دوسری ٹاکی ریلیز ہو گئی۔ آلمارا کی ہیروئن ایک مسلمان تھیں اور ایک نواب صاحب کی بیٹی تھی جن کا نام تھا نواب یاقوت ثانی آف سچن۔ سچن ایک چھوٹی سی ریاست ہے جو بمبئی کے قریب ہی ہے، اور یہ جن خاتون کی بیٹی تھیں ان کا نام فاطمہ بیگم تھا، جو اپنے وقت کی ایک بہت بڑی انٹرپرینور تھیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بر صغیر کی پہلی اسٹوڈیو اونر، فلم کمپنی اونر، پروڈیوسر، ڈائریکٹر، اداکارہ اور سٹار میکر تھیں۔ ان کی شادی کا یوں باقاعدہ ریکارڈ نواب آف سچن کے ساتھ نہیں ملتا، لیکن یہ بات سچ ہے کہ ان کے بطن سے نواب آف سچن کی 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں جو تینوں اداکارائیں بنی، اور ان میں سے زبیدہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ سب کانٹیننٹ کی پہلی بولتی اور گاتی ہیروئن ہے۔ اس فلم میں زبیدہ کے مقابل جو صاحب تھے ان کا نام تھا ماسٹر وٹھل۔ ماسٹر وٹھل صاحب کو جب اس فلم کے لیے سائن کیا گیا تو شاید پروڈیوسرز کو یہ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے ایک اور کمپنی کے ساتھ بھی معاہدہ کر رکھا ہے کہ ان کی فلموں کے علاوہ کسی اور فلم میں کام نہیں کریں گے، لیکن چونکہ یہ اٹریکشن بہت بڑی تھی کہ اس ملک کی پہلی بولتی فلم کے وہ بولتے ہیرو بن رہے تھے، لہٰذا انہوں نے شروع میں یہ بات چھپائی، مگر جب یہ بات عام ہو گئی تو پھر اس فلم کمپنی نے ماسٹر وٹھل پہ اور اردشیر ایرانی صاحب پہ مقدمہ کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اردشیر ایرانی صاحب ایک انتہائی ایسٹیوٹ بزنس مین تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ کوئی بھی مقدمہ جیتنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ایک تگڑا قابل وکیل کریں، اور انہوں نے اس وقت بامبے کے ایک بہت ہی لیڈنگ بیرسٹر صاحب کو اور ان کی سروسز کو ہائر کیا، ان کو مقدمے کا قصہ بتایا اور کہا کہ اب یہ مقدمہ آپ نے جیت کے دینا ہے تاکہ میرا ہیرو میری فلم میں کام کر سکے اور میں یہ فلم مکمل کر سکوں۔ آپ میں سے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس وقت 1930s میں بامبے کا یہ سب سے قابل وکیل کون تھا جس پہ نگاہ انتخاب پڑی اتنے بڑے فلم کمپنی اونر کی؟ میں آپ کو مزید نہیں پہیلیاں بجھاتا، ان وکیل صاحب کا نام تھا جناب محمد علی جناح۔ محمد علی جناح صاحب میرے اور آپ کے قائد اعظم، جن کو ہم کبھی بھی نہیں بھلا سکتے۔ آپ ان کی لاکھ تصویریں اشتہاروں میں نہ دیں، ارے جو دل میں بستا ہے، جو آنکھوں میں بستا ہے، کیا اس کی تصویر، اس کا چہرہ، اس کی قربانیاں، اس کے کارنامے، اس کی کاوشیں، اس کے احسان ہمیں کبھی بھول سکیں گے؟ بلکہ زیادہ مزید یاد آئیں گے۔ خواتین و حضرات، میرے عظیم قائد نے جس مقدمے کو ہاتھ ڈالا ہمیشہ اس میں کامیاب رہے، مگر ان کا سب سے کامیاب مقدمہ حصول پاکستان اور قیام پاکستان کا ہے، اور جو ہمیشہ ان کے سر یہ صحرا بن کے لگا رہے گا۔ ارے آپ کوئی بھی ہو، ان کے سر سے یہ چہرہ اتارنے والا کون ہوگا؟ ایسے ہاتھوں کا جو انجام ہوگا وہ آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے۔ خواتین و حضرات، وٹھل صاحب کو تو فلم میں لے لیا گیا، مقدمہ بھی جیت لیا گیا، مگر بولنے میں ان کی وہ بات نہیں تھی اور گانے میں بھی شاید ان کی وہ بات نہیں تھی، لہٰذا ان پہ ذرا کم ہی مکالمے پکچرائز ہوئے، اور گیت تو زیادہ تر ان کے علاوہ کچھ اور مرد حضرات پہ پکچرائز ہوئے، اور زیادہ تر زبیدہ کی آواز میں زبیدہ پہ پکچرائز ہوئے۔ یہ اتنی بڑی سینسیشن تھی کہ یہ فلم جہاں جہاں لگتی تھی وہاں لاکھوں کا بزنس اس زمانے میں کرتی تھی۔ لاہور میں اس فلم کی ڈسٹریبیوشن کے رائٹس رائل موویز نے خریدے۔ رائل موویز یا رائل پکچرز ایک یہاں پہ ڈسٹریبیوشن کا اور پروڈکشن کا ادارہ تھا جس کے مالک حکیم رام پرشاد صاحب تھے۔ حکیم رام پرشاد صاحب گئے وقتوں میں لاہور کے ایک رئیس تھے تو بہت زیادہ بزنسز بھی کرتے تھے، ان کا بینک بھی تھا، اس کے علاوہ فلم ڈسٹریبیوشن کا کام بھی تھا اور مختلف اور چیزوں کے کارخانے بھی تھے۔ حکیم صاحب نے جب عالم آرا کے رائٹس خریدے اور اسے ریلیز کیا تو صحیح پروموشن کے ساتھ کیا، اور جب یہ پروموشن اپنا رنگ دکھانے لگی تو یہ پتا چلا کہ وہ ٹکٹ جو 2 آنے میں بکتا تھا اب بلیک میں 10 روپے کا بکنے لگا۔ حضور والا، یہ 1931 کے 10 روپے ہیں، ہمارے آپ کے نہیں ہیں کہ آج کسی کے بٹوے میں 10 روپے کا نوٹ ہی نہیں ہوتا۔ بہرطور
حکیم رام پرساد صاحب نے اپنے ڈسٹریبیوشن کے ادارے کے لیے عالمارا کی ریلیز سے اتنا پیسہ کمایا کہ وہ حیران رہ گئے، اور ایز اے بزنس مین ان کو احساس ہو گیا واٹ از دا پوٹینشیل آف دا ٹاکی مووی ان دا سب کانٹیننٹ۔ یہ خیال آتے ہی انہوں نے سوچا کہ اب لاہور اپنی پہلی ٹاکی بنانے کے لیے تیار ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اے آر کاردار صاحب کو فوراً کلکتے سے واپس بلایا، کیونکہ وہ اس سے پہلے لاہور ہی میں مختلف خاموش فلمیں بنا چکے تھے، تو ان کو لاہور کے فلم سین کا اچھا خاصا اندازہ تھا۔ اے آر کاردار صاحب خود تو آئے، اپنے ساتھ اپنے ساتھی ایم اسماعیل کو بھی لاہور لیتے آئے۔ لاہور آئے، حکیم رام پرساد صاحب سے ملاقات ہوئی، ڈسکس ہوا تو پتا چلا کہ ہم نے ایک فلم کمپنی بنانی ہے جس کا نام پلے آرٹ فوٹو ٹون کمپنی بنایا گیا، اور اس کے لیے ایک اسٹوڈیو کو بھی تعمیر کیا گیا۔ میکلوڈ روڈ پہ ایک سینما تھا، اس کے عقب میں ایک اسٹوڈیو بنایا گیا، اور یہ سب لوگ اس قدر سر پھرے تھے اور اس قدر انتھوزیاسٹک تھے کہ کہا جاتا ہے کہ اداکار، ہدایت کار اور دیگر لوگوں نے اس اسٹوڈیو کی تعمیر کے سلسلے میں مزدوروں کی طرح کام کیا، اور بالکل سے کہتے ہیں نا کہ دیواریں اٹھانے کے لیے اینٹیں لگائیں اور چھت ڈالنے کے لیے گرڈر اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لائے جن پہ چھت ڈالی گئی۔ اسٹوڈیو تو تیار ہو گیا، اب ڈسکشن شروع ہوئیں کہ ہم نے پہلی ٹاکی فلم کے لیے موضوع کا انتخاب کرنا ہے۔ بہت سوچا گیا، پھر نہایت عقل مندی سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ یہ پنجاب میں بننے والی پہلی ہندی ٹاکی فلم ہے، لہٰذا اس کے لیے کسی ایسی کہانی، کسی ایسے قصے، کسی ایسی داستان کا انتخاب کیا جائے جس سے تمام بر صغیر اور خصوصی طور پہ پنجاب کے لوگ واقف ہوں۔ اور برائے فال پڑا ہیر وارث شاہ کے قصے، ہیر رانجھا کے قصے پہ، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے سوچا کہ ہم پہلی فلم بنا رہے ہیں، تو پہلی فلم کا نام رکھا گیا ہیر رانجھا۔ اب ہیر رانجھا کے اندر ظاہر ہے کہ ہمیں ایک ایسی خاتون اور ایک ایسے صاحب چاہیے تھے ہیرو اور ہیروئن کے طور پہ جو گا بھی سکتے ہوں اور جو بول بھی بہت اچھا سکتے ہوں، جن کا لہجہ بھی صاف ہو اور آواز ایسی ہو جو کہ ریکارڈ ہو کے فلم بینوں تک پہنچے۔ انہی دنوں میں پنڈی سے آئے ہوئے غزنی سے تعلق رکھنے والے ایک خوبرو اداکار موجود تھے جو گلوکار بھی تھے اور موسیقار بھی تھے۔ ان کا نام تھا رفیق غزنوی صاحب۔ رفیق غزنوی صاحب ایک باقاعدہ آرکیسٹرا بھی رکھتے تھے اور ایک ایسی صورت بھی رکھتے جو کہ ہیرو کے لیے بڑی مناسب ہے۔ طبیعت البتہ بہت عاشقانہ اور بڑی فاسقانہ تھی، مگر اس کے بارے میں اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو سعادت حسن منٹو صاحب کا افسانہ پڑھیے، جو انہوں نے خصوصی طور پہ رفیق غزنوی صاحب پہ ایک خاکے کی شکل میں لکھا ہے، انتہائی دلچسپ ہے۔ خواتین و حضرات، ہیرو بھی ڈیسائیڈ ہو گئے، دیگر کاسٹ بھی ڈیسائیڈ کر لی گئی۔ اس کاسٹ میں صرف ایک مرد کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، ان کا نام ہے گل حمید۔ گل حمید صاحب کا تعلق سوابی سے تھا، کے پی کے میں یہ علاقہ ہے۔ اپنے وقت کے یہ ایک بے انتہا حسین پٹھان مرد تھے جو نہ صرف لاہور میں بلکہ کلکتہ اور بامبے کی فلموں میں بھی بطور ہیرو آئے۔ انتہائی وجیح آدمی تھے، ان کا تعلق اپنے وقت کی چند بہترین اور حسین ترین اداکاراؤں میں رہا، جن میں پیشنس کوپر کا نام خاص طور پہ قابل ذکر ہے، جن کے ساتھ مبینہ طور پہ ان کی شادی بھی ہوئی۔ بہر طور بہت ہی کم عمری میں انہیں ہاجکنز لمفوما ہو گیا، یعنی کہ وہ جو لمف گلینڈز کا کینسر ہوتا ہے، اور یہ 36 کی عمر میں وہیں پہ ثوابی واپس جا کے اپنی ماں کی باہوں میں فوت ہو گئے، کیونکہ کسی قسم کا علاج تب مہم نہیں تھا اس بیماری کے لیے۔ بہر طور ان کا بھی تذکرہ میں کسی وقت پشاور یا کے پی کے سے اٹھنے والے فنکاروں کے ضمن میں آپ کے سامنے کروں گا۔ خواتین و حضرات، اب آتا ہے مرحلہ ہیر رانجھا کی ہیروئن چننے کا۔ سب کو پتا ہے کہ ہمیں ایک ایسی لڑکی چاہیے جس میں تمام طرح کی بے باکی اور طرح داری ہو جو کہ ایک فلمی ہیروئن میں چاہیے۔ اس لڑکی کا گلا ایسا ہو کہ بولے تو کانوں کو بھلا لگے اور گائے تو دل کو لبھائے۔ اب اس سلسلے میں اپنے پرانے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ آئیے بازار حسن چلتے ہیں، وہاں لڑکیاں گاتی بھی ہیں اور ادا و ناز کے تمام غمزوں سے بھی اچھی طرح واقف ہوتی ہیں۔ لاہور بھر کو کھنگالا گیا۔ لاہور میں کوئی کوٹھا اپنا دروازہ ان فلم والوں پہ نہیں کھولتا تھا، کیونکہ ان کو ولایت بیگم کی ماں کی کہی ہوئی باتیں ابھی تک یاد تھیں۔ پھر یہ سوچا گیا کہ اب کیا کریں۔ دوستوں نے کہا کہ بھئی لاہور سے چند میل کے فاصلے پہ امرتسر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ امرتسر کے
हॉल बाजार के करीब वहां की बेसवाएं रहती हैं। आइए वहां देखें, एक से एक हसीन तरादार लड़की वहां पे मौजूद है। खैर, वहां गए, मुख्तलिफ जगहों पे माथा टेका जाके, और फिर पता चला कि जी हमारे लिए सबसे मौजू लड़की नजीरा बिल्ली नाम की मशहूर नायका के कोठे पे मौजूद है, जिसका नाम है अनवर बेगम। अनवर बेगम को प्यार से अनवरी कहा जाता था या अनवरी बाई कहा जाता था। उसको देखा, उससे मुलाकात की, उसकी आवाज सुनी, उसका गाना सुना। हर लिहाज से जब उसको मौजू पाया गया तो फिर बसद मिन्नत व समाजत नजीरा बिल्ली को मनाया गया कि बेटी को कुछ दिनों के लिए लाहौर भेज दीजिए, जहां वो हमारी पहली बोलती फिल्म के अंदर बतौर हीरोइन काम करेंगी। खैर, मुख्तलिफ शराइत के ऊपर नजीरा बिल्ली ये बात मान गई। आप लोग कहते होंगे नजीरा बिल्ली क्या नाम है? मैं आपको बताता हूं। पंजाब में अमूमन वो लोग जिनकी आंखें सब्ज हों या नीली हों, करंजी हों, उनको बिल्ली या बिल्ला कहा जाता है, क्योंकि बिल्ली की ऐसी आंखें होती हैं। नजीरा की भी आंखें सब्ज थीं, बल्कि हेजल आइज थीं। उसके चेहरे का रुआं भी सुनहरा था और बाल कथई यानी कि मीडियम ब्राउन कलर के थे। इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ये मुख्तलिफ नस्लों का इख्तलात था। यकीनन उनके वालिद कोई अंग्रेज सिपाही होंगे जो किसी मकामी मालजादी के साथ ये इख्तलात कर चुके होंगे, जिसके नतीजे में नजीरा बिल्ली पैदा हुई। मगर नजीरा बिल्ली का अपना ताल्लुक एक सिख नौजवान के साथ था, जो कि उनकी बेटी अनवर का बाप था। नसीरा मुसलमान थी, उसने अपनी बेटी को भी मुसलमान किया, मगर नसीरा के अपने फीचर्स जो उसके अंग्रेज बाप से उसको मिले थे, वो अनवर तक नहीं पहुंचे। अनवर एक टिपिकल पंजाबी अमृतसर की लड़की लगती थी, इसीलिए नहायत मौजू थी हमारी हीर रांझा की हीरोइन बनने के लिए। खैर, हीर रांझा की शूटिंग शुरू हुई। नहायत उम्दा रोमानवी मुकालमे थे। एक बात मैं आपको अभी से बता दूं, ये फिल्म हिंदी फिल्म है, ये पंजाबी की फिल्म नहीं है। इसका सेंसर सर्टिफिकेट भी इसकी जबान को हिंदी ही बताता है। इस फिल्म के जो लिखारी थे, उनका नाम आबिद अली आबिद साहब था। उन्होंने ये शुद्ध हिंदी में फिल्म लिखी, या आप समझें कि एक खास किस्म की उर्दू में लिखी। हाँ, इसके कुछ गीत ऐसे थे जिसमें पंजाबी बोलियां थीं या हीर वारिस शाह के कलाम के मुख्तलिफ टुकड़े शामिल किए गए थे, मगर फिर भी ये बरे सगीर की पहली पंजाबी फिल्म नहीं थी। बरे सगीर की पहली पंजाबी फिल्म का तस्करा किसी और वीलॉग में करेंगे, which was actually passed by the censors as a complete पंजाबी मूवी। हीर रांझा 1932 में रिलीज हुई और रिलीज हुई एज अ हिंदी फिल्म, नॉट एज अ पंजाबी फिल्म। खातिन हज़रात, फिल्म रिलीज हुई, मगर अजीबो गरीब किस्म का रिसेप्शन था। अहले पंजाब एकदम से ये फिल्म देखने के लिए गए। उसका एक बहुत बड़ा फर्स्ट शो हुआ अजीज थिएटर में, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं। ये 1917 से कायम अब तक मौजूद लाहौर का कदीम तरीन सिनेमा हाउस है, जो अब तो खंडर बन चुका है। मगर तब इट वॉज बेसिकली द साइट वेयर द फर्स्ट शो ऑफ हीर रांझा टुक प्लेस। अब लोग पहले शो के बाद बाहर निकले। बाहर खड़े हुए लोगों ने पूछा, जो अगले शो के लिए टिकट ले चुके थे, कि भाई हीर कैसी थी? तो एक लाहौरी ने कहा, कैसी की सी, हीर ने तो हुन मुंशी फाजिल कर लिया। मुंशी फाजिल उर्दू अदब की एक डिग्री हुआ करती थी, अदीब फाजिल, मुंशी फाजिल वगैरह। उनका कहना यह था कि पंजाब की ये हीरोइन, जिसका किस्सा भी पंजाबी में लिखा गया और बार बार लिखा गया, फिल्म के पर्दे पे आके उर्दू और हिंदी बोलती है, तो ये बहुत एक अजीब चीज थी। दूसरी बात यह थी कि इस फिल्म की फोटोग्राफी बेइंतहा नाकिस थी और ज्यादातर फिल्म आउट ऑफ फोकस थी। इस फिल्म के फोटोग्राफर जिनके सर ये इल्जाम जाता है, उनका नाम वीएम व्यास था, विष्णु कुमार मगन लाल व्यास। ये आदमी बाद में जाके एक बॉम्बे का फिल्म डायरेक्टर भी बन गया और इनका भी जिक्र हमारे यहाँ उर्दू अदब में और ख़ास तौर पे मंटू साहब के यहाँ मिलता है। ख़वातीन हज़रात, इस फिल्म की तैयारी के दौरान जो वाक़या पेश आया वो ये कि इश्किया दास्तान को फिल्म बंद करते करते हीरो और हीरोइन के दरमियान असल ज़िंदगी में मोहब्बत ने जन्म ले लिया। रफ़ी गज़नवी साहब और हमारी हीरोइन अनवर बेगम लाहौर से भागकर कहीं और चले गए।
और उनकी वालिदा उनको ढूंढते ढूंढते नज़ीरा बिल्ली हर जगह पहुंची। जब तक वो उन तक पहुंची तो अनवर ने कहा कि अब मैं आपके काम की नहीं रही, इसलिए कि मैं न सिर्फ अब रफ़ीक गज़नवी की बेगम हूँ बल्कि उनके होने वाले बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। इस बात पे बहुत वावेला मचा, मगर क्या किया जा सकता है। मगर चूंकि इनका ताल्लुक एक फिल्मी शख्सियत से हो गया और इन्हीं के गाने इन्होंने सबसे पहले गाए, तो मोहब्बत का हो जाना मुमकिन था। ये शादी गो ज़्यादा देर तक नहीं चली, मगर इस शादी के नतीजे में हमें बरसगीर में फिल्मी अदाकाराओं की 2 और नस्लें मिलीं। उनका भी तज़किरा बहुत लंबा हो जाएगा, मगर यहाँ मैं सिर्फ ये बता दूं कि हमारी इस पहली पंजाबी फिल्म के मौसीकार रफ़ीक गज़नवी साहब का जो ऑर्केस्ट्रा था, उसके अंदर हारमोनियम बजाते थे मास्टर ग़ुलाम हैदर साहब, जिनको इस वक्त और हमेशा के लिए बरसगीर के फिल्मी गीत के कंस्ट्रक्ट का मूजिद कहा जाता है। ये वो शख्स है जिसने न सिर्फ फिल्मी गीत को बाकायदा एक शक्ल दी, बल्कि इन गीतों को गाने के लिए भी बेहतरीन निस्वानी आवाज़ों को डिस्कवर किया, जिसमें मैडम नूरजहां का नाम सरे फहरिस्त है। और जिस फिल्म में मास्टर ग़ुलाम हैदर ने सबसे पहले मैडम को गवाया, उस फिल्म का नाम है, आप सब लोग जानते हैं कि उस फिल्म का नाम है गुल बकौली। और गुल बकौली में मैडम का गीत शाला जवानियां माने वो गीत है जो मैडम का और मास्टर ग़ुलाम हैदर साहब की मुश्तरका काविश का एक शाहकार है। मास्टर जी ने सिर्फ यही नहीं बल्कि फिल्म मजबूर में एक पतली सी आवाज की मराठी लड़की को मुतारिफ करवाया। आज उस लड़की को आप लताबाई मंगेशकर के नाम से जानते हैं, जिन जैसी आवाज होना तकरीबन नामुमकिन है। मेरा परवरदिगार चाहे तो किसी और के गले में अपने नूर की किरण उतार दे और वैसी आवाज हो, मगर फिल वक्त तो ऐसा कहीं नजर नहीं आता। उसके अलावा शमशाद बेगम भी इन्हीं की डिस्कवरी है मास्टर ग़ुलाम हैदर साहब की। ख़वातीन हज़रात, मैं अर्ज़ करूं कि मास्टर ग़ुलाम हैदर साहब तो पेटी मास्टर थे, मगर इसी ऑर्केस्ट्रा में रफ़ीक गज़नवी साहब के ऑर्केस्ट्रा के अंदर जो साहब क्लारनेट बजाते थे, उनका नाम था मास्टर सोनी। आप में से बहुत सारे पुराने पंजाबियों और लाहौरियों को याद होगा कि यहाँ पे शादियों के ऊपर जो बैंड दुल्हा की बारात के आगे आगे धुनें बजाते हुए जाता था, उसमें से एक वक्त में सबसे मशहूर बैंड का नाम था सोनी दा वाजा। लोग खास तौर पे बेटे की शादी की तारीख रखने के बाद सोनी दे वाजे के मालिक मास्टर सोनी से टाइम लेते थे कि फलां दिन फलां जगह पे हमारे बेटे की बारात है और हमने तो बारात लेके जाना ही नहीं, तावक्ते के आपका बैंड खुशी और शादमानी की धुनें बजाता हुआ आगे आगे नहीं जाएगा। अफसोस कि अब ये रवायत बिल्कुल खत्म हो गई है, वरना शादी दा वाजा शादी को और बारात को एक अजब रंग, एक अजब रूप देता था। अल्लाह करे कि मेरे यहाँ खुशी हो तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे बेटे की शादी पे किसी न किसी बैंड का जरूर इंतजाम करूं। आप कहिए आमीन, और मैं आपके बच्चों के लिए आमीन कहता हूं, इसलिए कि हम सब का मुस्तकबिल, हमारी औलादें सब सांझी हैं और एक दूसरे के लिए अच्छा और भला चाहना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, इसके साथ ही हम आज के व्लॉग का खात्मा करते हैं। आखिर में मैंने आपके साथ मिलके आपके लिए और खुसूसी तौर पे अपने लिए एक दुआ अब से करवानी शुरू करनी है, और वो ये है, या पाक परवरदिगार, अपने हबीब पाक के सदके हासदीन से, मुफसदीन से, शयातीन से और उनके शर से मुझे बचा। पाक परवरदिगारा, तू ही मुहाफिज है, तू ही नासिर है। इन फसादियों के शर से मुझे बचा जो कि अपना पेट सिर्फ मेरे बारे में हर किस्म की बकवास करके भर रहे हैं। या अल्लाह, इनके मुंह बंद कर दे। या अल्लाह, इनको तबाह बर्बाद कर दे। आमीन सुमा।